आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1857 का विद्रोह है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो 1857 का जो विद्रोह है, ये भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। इस विद्रोह ने ये इतनी तेजी से भारत में फैला था कि समस्त उत्तर भारत की जनता और किसान वर्ग इसमें शामिल हो गया। ये चैप्टर जो है हमारा वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसमें से क्वेश्चन कि निश्चित तौर से पक्का ही है आना। जैसे कि इसमें से मेन क्वेश्चंस हमारे बन के आते हैं, जैसे 1800 विद्रोह के कारण क्या थे, या 1800 विद्रोह जो शुरू हुआ तो ये असफल क्यों हो गया, उसके क्या रीज़न थे या कारण क्या थे, या फिर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इन तीन ये मेन पॉइंट्स हैं, तीन ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर इसके क्वेश्चंस बने हुए आते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में ही मैं आज आपको समझाऊंगी। पहला है हमारे ये 1857 के विद्रोह के कारण कि ये शुरू क्यों हुआ, क्या रीज़न थे इसके शुरू होने के। सबसे पहला इसका रीज़न था, इसका कारण था कृषकों का शोषण, यानी कि किसानों का शोषण। अंग्रेज़ों द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी हमारे भारत में, तो उसकी आय का जो मुख्य साधन था वो भूमि ही था। किसानों से पैसा उगाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, एक से एक बढ़कर दमनकारी नीतियों को लागू करती थी। हर स्थिति में कृषकों को अपनी स्थिति यानी कि अपनी हैसियत से ज़्यादा लगान भरना पड़ता था। उस समय भारतीय किसानों की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों का सबसे ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। इससे जो कृषक वर्ग जो था वो हमारे भारत का वो व्यग्र हो उठा और उसने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 1857 के विद्रोह का वो हिस्सा बने। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा मध्य तथा उच्च स्तर के भारतीयों का अलगाव, यानी कि भारत का जो कृषक वर्ग था वो ही नहीं बल्कि भारत का जो मध्यम और उच्च वर्ग था वो भी अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट था, क्योंकि अंग्रेजी शासन में भारतीय सिर्फ अधीनस्थ तथा निम्न स्तर के पदों पर ही काम कर सकते थे, यानी कि उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि तेज बुद्धि और ऊंची योग्यता वाले भारतीयों को भी औसत या उससे निम्न बुद्धि वाले उन ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन काम करना पड़ता था जो सिर्फ अंग्रेज होने के नाते ऊंचे पदों के हकदार हो गए थे। तीसरा पॉइंट है हमारा या कारण है हमारा 1857 के विद्रोह होने का, वो है रियासतों का विलय। भारत की जो रियासतें थी उनको भी अपने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार ने अपने में मिलाना शुरू कर दिया था। जैसे अवध, झांसी, नागपुर तथा अन्य रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में विलय कर रही थी। इस विलय से इन रियासतों के जो शासक थे वो इतने नाराज हो उठे कि झांसी की रानी और अवध की बेगम अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन गए। अवध के विलय से सिपाहियों में भी रोष था, क्योंकि अधिकांश सिपाही जो थे वो अवध के निवासी ही थे। तीसरा कारण है हमारा अंग्रेजी शासन का विदेशीपन, यानी कि 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण यह भी था, जिसकी वजह से भारतीयों के दिलों में अंग्रेज़ों के प्रति परायापन था, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों से कभी भी मेल जोल नहीं बढ़ाते थे। चौथा इसका कारण था सिपाहियों पर प्रभाव। 1857 के विद्रोह का सिपाहियों पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी इसका मेन कारण रहा। 1857 की शुरुआत जो थी वो सही रूप से अगर देखा जाए तो सिपाही विद्रोह से हुई थी। उनको 7 से 8 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था।
जिसमें से उन्हें अपने भोजन, वर्दी तथा अन्य व्यक्तिगत सामानों के लिए भी चुकाना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों के साथ ब्रिटिश अधिकारी जो थे अभद्र व्यवहार करते थे और उन्हें हमेशा गाली दी जाती थी और अपमानित किया जाता था। एक कारण 1857 के विद्रोह का ये भी रहा, जिसमें वो था धर्म को खतरा। जितने भी सिपाही थे उनको लगने लगा कि ब्रिटिश शासन द्वारा उनके धर्म पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें माथे पर तिलक आदि लगाने की पाबंदी लगा दी गई थी कि वो लोग अपने माथे पे तिलक वगैरह नहीं लगा सकते। इन सब से सिपाहियों की रूढ़िवादी मान्यताएं हिल गई और वो बगावत पे उतर आए। फिर है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण मीन्स उस समय की जो परिस्थितियां थी या उस समय जो जो परिस्थितियां बनी हुई थी या उस समय के जो कारण थे उन्हें तात्कालिक कारण कहा जाता है। तो उस समय के तात्कालिक कारण भी 1857 के विद्रोह होने के कारण बने। सेना में सिपाहियों को जो राइफलें दी जाती थी उनमें कारतूस भरने पड़ते थे, जिसे राइफल में भरने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, क्योंकि उनको ढकने के लिए ग्रीज लगा पेपर होता था। और जो ग्रीज होती थी वो गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था। इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाही गुस्सा हो उठे या क्रुद्ध हो उठे। अब है, ये तो थे इसके 1857 के विद्रोह के कारण, जिन वजहों से ये विद्रोह भारत में शुरू हुआ। अब हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण, कि जितनी तेज गति से ये विद्रोह शुरू हुआ और ये उतनी ही तेज गति से ये विफल यानी असफल क्यों हो गया, उसके पीछे क्या रीजन थे, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इस शक्तिशाली विद्रोह के पतन के कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है एक रूप विचारधारा व योजना का अभाव। यानी कि 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार और उसकी शासन प्रणाली को भले ही कुछ समय के लिए उखाड़ दिया, लेकिन उनके आपसी विचारों में, विद्रोहियों के जो इस विद्रोह में शामिल थे, उनके आपसी विचारों में एक रूपता नहीं थी और ना ही आगे के लिए कोई उनकी दूरदर्शी योजना यानी कि कोई आगे के लिए उनकी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, जिसके कारण यह विद्रोह जो है लंबे समय तक नहीं चल पाया। सेकंड पॉइंट जो इसका वो मेन कारण रहा इसकी विफलता का, इस विद्रोह की, वो है भारतीयों में एकता का अभाव। इस विद्रोह के दौरान भारतीयों में आपस में एकता का अभाव रहा। सिखों तथा दक्षिण भारत के क्षेत्रों के जितने भी सिपाही थे उन्होंने इस विद्रोह में साथ नहीं दिया था। कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था उस समय, इसलिए 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों में यह भी मुख्य कारण रहा। एक कारण है, अब तीसरा कारण इनका ये रहा कि शिक्षित भारतीयों के सहयोग का अभाव। यानी कि आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने भी इस विद्रोह में अपना सहयोग नहीं दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि विद्रोह का रूप जो है वो पिछड़ा हुआ है। यह जितना भी शिक्षित मध्य वर्ग था वे सब ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था की उपज थे, यानी कि वो ब्रिटिश बाहर जाकर ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की हुई थी बाहर, और ब्रिटिश स्कूलों में ही पढ़े हुए थे, तो उनकी जो मानसिक सोच थी वो उसी हिसाब से ही थी। इस वर्ग की यह सोच यह भी थी कि हमारे देश को अगर कोई आधुनिकीकरण की ओर लेकर जा सकता है तो वो सिर्फ अंग्रेज ही लेकर जा सकते हैं। अपनी इसी सोच की वजह से भारत के शिक्षित वर्ग ने इस विद्रोह में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था। फिर है नेताओं में फूट।
1857 के विद्रोह की विफलता के मेन कारणों में से एक कारण यह भी था कि इसके नेताओं में, इस विद्रोह के जितने भी नेता आपस में शामिल हुए इसमें, उनके नेताओं में आपसी फूट रही। वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। उदाहरण के लिए अवध की बेगम मौलवी अहमदुल्ला के साथ और मुगल शासक जो थे वो अपने सेना प्रमुख के साथ झगड़ते रहते थे। फिर एक कारण 1857 के विद्रोह की विफलता का ये भी था कि ब्रिटिश सैनिकों की श्रेष्ठता, यानी कि जो ब्रिटिश सेना थी वो विद्रोहियों की सेना की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ थी। तो ये भी विद्रोह की विफलता का एक मुख्य कारण था। दूसरी बात यह है कि जो अंग्रेज़ों की सेना के पास शस्त्र थे वो भी बहुत ही अच्छे थे या उत्कृष्ट थे। और ये जो ब्रिटिश लोग थे ये अपनी सारी जितनी भी नीतियां बनाते थे सेना के लिए जो कि युद्ध से संबंधित होती थी, ये लोग उन्हें चतुराई के साथ नियोजित करते थे। और अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता देखकर भारतीय सिपाहियों में से अधिकतर सिपाही वापस विद्रोह को छोड़कर या उसका हिस्सा बनना छोड़कर अपने गांव में चले गए थे और इस वजह से भी यह विद्रोह विफल हो गया था। हमने 1857 के विद्रोह के शुरू होने के कारण भी जान लिए। उसके बाद हम लोगों ने 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण यानी कि ये असफल क्यों हो गया था वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे 1857 के विद्रोह के प्रभाव, यानी कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था उसके बारे में अब हम बात करेंगे। 1857 के विद्रोह ने भले ही असफल हो गया था, इसके बावजूद भी भारत में इसने ब्रिटिश प्रशासन को गहरा आघात पहुंचाया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों में भारी फेरबदल किया गया। जो इसका मेन प्रभाव पड़ा उसमें सबसे पहले ये था कि सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया, यानी कि 1857 के विद्रोह का पहला मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि जो भारत का शासन था वो 1858 के एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। यानी कि जिसे पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखा करती थी, बाद में 1858 का एक्ट पास कर दिया गया 1857 के विद्रोह के फौरन बाद, जिससे कि सारा भारत का जो शासन का काम था, जितना भी नियुक्तियों वगैरह का वो सारा काम था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। दूसरा इसका प्रभाव ये पड़ा कि सैन्य संगठन में परिवर्तन किया गया। सैन्य संगठन में परिवर्तन, भविष्य में भारतीय सिपाहियों द्वारा कोई भी विद्रोह ना हो सके इसके लिए कई कदम उठाए गए। इनमें पहला कदम ये था कि सेना की प्रमुख शाखाओं को, जितनी भी इनकी सेना की प्रमुख शाखाएं थी, उन सेना की प्रमुख शाखाओं को यूरोपियन सिपाहियों के हाथों में सौंप दिया गया। दूसरा कदम इन्होंने ये उठाया कि जितने भी इन्होंने भारतीय सिपाहियों का जो संगठन इन्होंने तैयार किया ब्रिटिश सरकार ने, उसे फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पर तैयार किया, ताकि जवानों में राष्ट्रीय भावना ना जागे। और तीसरा पॉइंट इसका जो प्रभाव इस पे ये पड़ा कि इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को ब्रिटिश सरकार ने अपनाया। इस नीति को सामान्य जनता में भी लागू किया गया। अंग्रेजों ने यह सोचा कि जो विद्रोह का षड्यंत्र जो किया गया था 1857 के विद्रोह का, उसे मुसलमानों द्वारा रचा गया था। उनकी यह सोच थी, इसलिए उन्होंने कठोर दंड देना शुरू कर दिया और कई अन्य क्षेत्रों में
मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया। बाद में फूट डालने के उद्देश्य से ब्रिटिश लोगों ने इस नीति को बदल दिया और हिंदुओं से बेहतर सुविधा देने की योजना बनाई। यानी कि मुसलमानों को हिंदुओं से बेहतर योजना देने की प्लानिंग की गई, जिससे कि वो भारतीयों को आपस में लड़ा सकें। उनमें आपस में भेदभाव उत्पन्न कर दिया गया ताकि भविष्य में आपस में मिलकर वे कोई भी आंदोलन ना कर सके। चौथा जो इसका प्रभाव पड़ा वो था रियासतों के प्रति नई नीति। भारत में जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी उनके प्रति ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति को बदल दिया। यानी कि पहले ये इनकी जो पहले की जो नीति थी वो ये आपस में उन रियासतों को अपने में विलय कर लेते थे, यानी कि अपने में मिला लेते थे। इन लोगों ने बाद में 1857 के विद्रोह के बाद अपनी उस नीति को छोड़ दिया और जो रियासतों के जो शासक थे उन लोगों को अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दिया। ये उन देशी शासकों को ये उपहार के रूप में इन लोगों ने दिया, ब्रिटिश सरकार ने, जिन्होंने विद्रोह के समय में विद्रोहियों का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। नए सहयोगियों की खोज। पांचवा इसका प्रभाव ये पड़ा नए सहयोगियों की खोज। यानी कि इन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार अपने नए सहयोगियों की खोज में लग गई। यानी कि उसका ध्यान जो था भारत में अपने नए सहयोगियों को खोजने में रहा कि कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं भारत के अंदर, ऐसे लोग हैं जो कि अंग्रेजों के प्रति वफादार हैं। जैसे जमींदार हो गए, राजकुमार हो गए और भूपति यानी कि भूमि के मालिक आदि हैं, ताकि इनके द्वारा वो अपनी स्थिति को इस देश में और अधिक मजबूत कर सके। तो ये 1857 के विद्रोह के प्रभाव थे जो कि भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के ऊपर पड़े। अब मेन इस चैप्टर का जो सार है लास्ट में वो ये है कि भले ही 1857 का विद्रोह विफल हो गया, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका, लेकिन फिर भी इसने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। तो 1857 की जो घटना है विद्रोह की वो इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसने विदेशी शासन के खिलाफ जन भावना को प्रदर्शित किया, बल्कि भारत के इतिहास में इस विद्रोह के बाद अन्य कई परिवर्तनों की शुरुआत हुई और यहीं से इसी विद्रोह से ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि अंततः या लास्ट में 1947 में विदेशी शासन को समाप्त कर देश में आज़ादी को ला सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।